गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनय सिंह है। आज हम क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसको शुरू करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं उसमें से किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। सपोज ये हाइड्रोजन का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और जो ये पार्टिकल हैं इनका जो साइज होगा, इनका जो शेप होगा और जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि ये एक जैसे पार्टिकल्स हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का आपका क्या होता है, एटम कहलाता है। एक और एग्जांपल देखिए, जिसकी मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया है कैल्शियम, और कैल्शियम सपोज ये है कैल्शियम, तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होंगे एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सभी एक जैसे ही हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ये एटम होगा कैल्शियम का। ठीक है, तो ये कैल्शियम का एटम है, और ये जो एटम है ये आपका हाइड्रोजन का एटम है। ये ठीक उसी तरीके से है, जिसकी मान लो आपने घर लिया और घर को आप बना रहे हो। आपने इसकी वॉल में क्या करा, आपने ब्रिक्स लगाई वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स था वो यहां पे क्या था, ब्रिक थी। तो यानी कि ये एक एटम होगा, और ये जो पूरी वॉल होगी ये आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मिलकर कोई भी एलिमेंट बनता है वो आपके क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। क्लियर। जैसे कि अगर मान लो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा H2, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो दो एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो एटम से मिलके बना हुआ है। अगर मैंने मान लो O2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर मान लो मैं वाटर एक सब्सटेंस लेता हूं, वाटर क्या है हमारा, एक कंपाउंड है। वाटर क्या है हमारा, एक कंपाउंड है। तो वाटर के अंदर सपोज ये मैंने ग्लास लिया और ग्लास के अंदर ये पानी लिया, तो ये जो वाटर है, अब वाटर का जो साइंटिफिक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो क्या है, H2O। इट मींस हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं। यानी कि ये एक क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यानी कि जो पानी होगा, यानी कि जो वाटर होगा, उसमें बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। H और यहां पे O, HO। इट मींस कि जो कंपाउंड है, जिसकी वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर जो फॉर्म होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स से मिलकर आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। कंपाउंड के और भी एग्जांपल हैं, जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें, ईथर की बात करें, सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिनमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर वो बनते हैं। तो एनी कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने या स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मिलकर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है वो आपका मॉलिक्यूल्स कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहां पे देखो दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यहां पे अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है इसके अंदर, और आगे 2 लिखने का मतलब क्या है कि ये 2 बार ज्वाइन हो रहा है। तो ऐसे ही समझ जाइए कि अगर मान लो वाटर है तो उसके अंदर इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट होंगे, और इन सभी की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। इनका साइज भी एक जैसा होगा। ये इस वाटर की प्रॉपर्टीज को या इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को ये शो करेंगे। तो क्लियर एवरीवन। जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको एटम कहा जाता है, और जो कंपाउंड है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब देखिए यहां पे इसकी डेफिनेशन है जो आपको लर्न भी करनी है, आपको एग्जाम में भी लिखनी है। एटम्स क्या होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी केमिकल इक्वेशंस में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या कहलाता है, आपका एटम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिखा C+O2। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा C+O2, तो इसने मिलकर क्या बनाया, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का यहां पे एक मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से, तो मिलकर CO2 बना।
तो यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से इनके ये एटम्स थे और इसने केमिकल इक्वेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया। क्लियर एवरीवन? तो एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस में भी वो लिखे जाते हैं। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, वो किसी भी कंडीशन में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली उसके अंदर रहते हैं वो। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे कि मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स से, तो ये दोनों वाटर की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, सब्सटेंस को शो करेंगे। आप कहीं से भी पानी ले आओ, मान लो आप रेन वाटर ले आइए, आप सी वाटर ले आइए, आप ओशियंस का वाटर ले आइए, तो उसके अंदर यही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और सभी के यही प्रॉपर्टी शो करेंगे। वाटर के सब्सटेंस है या वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो वाटर की प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर मान लो हाइड्रोजन के एलिमेंट है तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को वो शो करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे कि मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस थे, इन्होंने रिएक्ट करा आपस में और मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पे, तो मिलकर ये सब्सटेंस बना। तो हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं या एड ऑन होते हैं तो वो किसी सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं करते। तो इसका आंसर है कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, वो ऐसे ही ज्वाइन नहीं होते। तो देखो, जो लॉज थे, हमारे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉज दिए हैं। सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए एंटोनिम लवाइजर, जिन्होंने 1774 में जो लॉ दिया है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इनका एक लॉ था। क्या था लॉ, डिस्कस करते हैं इसके बाद। फिर एक लॉ था जो 1779 में दिया JL प्राउस्ट ने। ठीक है, JL प्राउस्ट ने जो लॉ दिया, उनका लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये एक्चुअली में है क्या, देखो जी, मान लो कोई सब्सटेंस था 6 ग्राम, उसका 2 ग्राम सब्सटेंस के साथ मैंने रिएक्ट कराया, तो क्या ये पॉसिबल है कि नया जो सब्सटेंस बनेगा वो 9 ग्राम का हो? ठीक है, नया सब्सटेंस 9 ग्राम्स का हो। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ग्राम का सब्सटेंस था, यहाँ पे 2 ग्राम्स का सब्सटेंस था। जब दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ तो मिलकर वो 8 ग्राम बनाएंगे, ना कि 9 ग्राम्स। ठीक है, 8 ग्राम्स वहां पे वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो याद रखना, किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है या मिलता है, तो जो लेफ्ट साइड में जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंस, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो याद रखना, जो इसका मास होगा वो इसके मास के बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि रिएक्शन से पहले उसका मास अगर 100 ग्राम्स था तो रिएक्शन के बाद भी 100 ग्राम्स ही होगा। तो ये रूल है हमारा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो ना तो खत्म होता है ना तो वो क्रिएट होता है। 100 ग्राम से तो ऐसा नहीं होगा कि वो 90 ग्राम्स रह जाए। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, जिसकी मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस था CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसको जब मैंने हीट किया, गर्म किया, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ CO2 प्लस CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। इसने बनाया गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मान लो रिएक्शन से पहले CaO का जो वेट था, मास था, वो 100 ग्राम्स था, तो रिएक्शन के बाद जब गर्म करेंगे तो इसका सपोज हो गया 44 ग्राम्स, इसका हो गया 56 ग्राम्स। मान लो रिएक्शन के बाद हमें ये सब्सटेंस मिले, इनको हमने वेट करा तो इतना इतना ग्राम्स ये था। तो चेक करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं मास ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, मास ऑफ रिएक्टेंट के बारे में और मास ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो कितना ग्राम्स था? 100 ग्राम्स। मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं यानी कि 44 प्लस 56 दैट इज 100 ग्राम्स। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में? बिल्कुल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो रिजल्टिंग जो सब्सटेंस होता है उन सभी का मास इक्वल होता है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होंगे आपके,
उसका जो सब्सटेंस का जो मास होगा वो राइट हैंड पे जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके मास के इक्वल होगा। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट मैं यहां करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। मान लो मैंने क्या करा, एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है। अब इस फ्लास्क के अंदर मैंने बेरिलियम क्लोराइड लिया, ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिया इसके अंदर, और एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने यहां पे, इग्निशन टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को मैंने यहां पे बांध दिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन का नाम था सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहां पे। अच्छा, इन दोनों के मैंने क्या लिए, सॉल्यूशंस लिए हैं। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या किया कि इसके अंदर तो लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने क्या करा, यहां पे कॉर्क से इसको बंद कर दिया ताकि बाहर से एयर अंदर ना जा सके। और मैंने अब इसका मेजर किया, इनका मैंने वेट करा कि इनका वेट क्या था, और उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो बेरियम क्लोराइड था उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई थी उसको मैंने हिलाया। टेस्ट ट्यूब हिलाने से क्या हुआ कि बेरियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम सल्फेट था वो से गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे जरूर होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जरूर होगा। तो आप उसको जब वेइंग मशीन से या वेइंग करेंगे, उसका वेट चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो उनका जो वेट था, मास था, वो इक्वल था, ठीक है। इनका जो मास था वो इक्वल था। तो इससे आप कह सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस होते हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो मास होता है और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मास होता है वो इक्वल होता है। अगर मैं इसको केमिकली लिखना चाहूं यहां पे तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखिए बेरियम क्लोराइड था तो मैंने लिखा बेरियम क्लोराइड प्लस क्या मिक्स कर रहे थे इसके अंदर, हम सोडियम सल्फेट मिक्स कर रहे थे, तो यहां पे मैंने लिखा सोडियम सल्फेट इसने मिक्स होके क्या दिया हमें, इसने मिक्स होके हमें दिया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या दिया, सोडियम क्लोराइड। देखिए बेटा इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड के अंदर जो सब्सटेंस लिखे हुए लेफ्ट साइड वो आपके रिएक्टेंट होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस यहां पे फॉर्म हुआ है आपका यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये आपके प्रोडक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट का जो मास होगा वो मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर एवरीवन। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हैं ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, कलरलेस। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये आपको दोनों चीजें जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही लेनी है। ये पाउडर फॉर्म में होती है, आप इसको वाटर में मिक्सअप करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, आपको वही लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपको सूखा पाउडर इसके अंदर लेना है, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करके उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना है ये वाला। और जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है जो घुलता नहीं है वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो मिक्सअप नहीं होता, पर हमें लगता है कि हाँ वो मिक्सअप हो चुका है और सोडियम क्लोराइड का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम सेइंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या है, क्या बताता है ये लॉ हमें, देखिए इसके हिसाब से अगर मैं एक सब्सटेंस या मान लो एक कंपाउंड ले लिया मैंने वाटर, एक कंपाउंड ले लिया मैंने वाटर, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब देखिए H2O का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं
तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो क्या होता है 1U। आप सोच रहे होंगे सर ने U क्यों लगाया? U इसलिए लगाया बेटा कि कोई भी यूनिट, जैसे कि मान लो अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आप सेंटीमीटर लगाते हो, आपने मान लो पाउडर को वेट करा या पाउडर के पीछे क्या यूनिट लगाओगे? आप ग्राम्स लगाओगे। वाटर के लिए आप क्या लगाओगे? लीटर लगाओगे। तो वैसे ही एलिमेंट्स की मास के लिए हम U लगाते हैं। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका मास 1U होता है, वाइल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मास होता है 16U। क्या होता है? 16th U। तो इसमें क्या है देखो, पहले इससे पहले एक बार ये देख लीजिए क्या बोल रहा है ये लॉ। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, कि कोई भी कंपाउंड एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम मिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। मास के एक फिक्स रेशो के हिसाब से उसके अंदर वो जो एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। आप सोच रहे होंगे सर ने क्या बता दी, कुछ समझ नहीं आया। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है वाटर का। मैंने बताया था हाइड्रोजन का वेट 1U, ऑक्सीजन का वेट 16U होता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना हो गया इसके अंदर? 2, और एक का होता है 1, तो यानी कि 2U। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना वेट है? 16, और यहां पे कितने एटम है ऑक्सीजन के? 1, तो दैट इज 16U। 16U हो गया। अगर मैं दोनों के मासेस को रेशो करूं, मासेस का रेशो करूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1:8। 1:8। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी पानी ले आओ, अगर आपने मान लो रेन वाटर ले आए, आप मान लो सी वाटर ले आए, आप मान लो ओशियन का वाटर ले आए, तो सभी में जो H और O प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर वो 1:8 के रेशो में ही होंगे। ठीक है, 1:8 के रेशो में होंगे। अगर हाइड्रोजन 1 लिया है वहां पे, तो ऑक्सीजन वहां पे हमें 8 लेने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का की वैल्यू अगर हमने 2 ले रखी है, तो ऑक्सीजन वहां पे 16th लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल या केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशो में होते हैं उसके मास के। तो देखो मैंने यहाँ पे मास लिया था दोनों का, उनका रेशो मैंने फाइंड आउट करा, दैट इज 1:8। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जिसकी मान लो मैंने सी ले लिया, कार्बन O2 के साथ रिएक्ट कराया, तो मिलकर मेरा बना CO2, मिलकर मेरा बना CO2। अगर मैं CO2 की बात करूं, अगर मैं CO2 की बात करूं, अब जो कार्बन है उसका वेट होता है 12, कार्बन का वेट होता है 12U, ऑक्सीजन का वेट होता है 16U। क्योंकि यहां पे कार्बन का एक एटम है, तो इसलिए कार्बन का टोटल वेट कितना हो गया? 12 × 1 यानी कि 12U। ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया टोटल? 16 × 2 एटम्स है तो 2 यानी कि 32। अब दोनों के मासेस को हम अपॉन में रखते हैं, तो देखो कार्बन का मास था 12, ऑक्सीजन का मास था 32। किसके टेबल में आ रहा है? देखो अगर मैं बात करूं तो ये किसके टेबल में आ रहा है? 4 के टेबल में आ रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 8 जा 32। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 3:8 ही होगा। तो यानी कि एटमॉस्फेयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशो ही हमेशा फिक्स्ड होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एंटोनी लवाइजर ने 1774 में जो लॉ दिया था, J.L. प्राउस्ट ने 1779 में जो लॉ दिया था, वो क्या बताता था हमें? इस लॉ के हिसाब से आपको पता है कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा ना ही खत्म होगा। और इसके अंदर वो क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स रेशो में होंगे। किसके फिक्स रेशो में होंगे? उनके मास के फिक्स रेशो में होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था वो जो बेसिकली दिया था लवाइजर और प्राउस्ट ने दिया था 1774 1778 में। इसके बाद जो आए उन्होंने, मतलब जो डाल्टन, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इन्होंने उस लॉ को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो 1808 में इन्होंने दी थी। ठीक है, डाल्टन का अगर हम पास्ट की बात करें तो ये इंग्लैंड के एक स्कूल में टीचर थे। इन्होंने टीचर से अपना करियर स्टार्ट किया और आगे जाके साइंटिस्ट भी बने। तो इन्होंने, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो क्या इनकी थ्योरी कहती थी? तो इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। इन पॉस्टुलेट्स को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही पॉस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। तो क्या थे ये पॉस्टुलेट्स, वो देखिए।
पहला पॉस्टुलेट ये था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल, कि सभी के सभी जो मैटर्स होते हैं, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, लिक्विड की बात करूं या फिर गैसियस सब्सटेंस की बात करूं, तो बोल रहे हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटी छोटी। इसकी मान लो चलो हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है आपका, वो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। फिर इन्होंने कहा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास एंड प्रॉपर्टी, कि एक एलिमेंट के सभी जो एटम्स होंगे, जैसे कि ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, इनका जो साइज होगा, इनका जो शेप होगी, इनका जो मास होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये सभी की सभी सेम होंगी बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सेम प्रॉपर्टी शोज करेंगे। इसके बाद इन्होंने थर्ड बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मासेस, कि अगर जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, इसके पार्टिकल्स ले लिए जो कि एटम्स से, ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कैल्शियम का ले लिया और कैल्शियम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लिए, तो कैल्शियम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपस में तो सेम होंगे, आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम मासेस के होंगे और सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। पर हाइड्रोजन का जो एक एटम है और जो कैल्शियम का जो एटम है, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, उनके मासेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होगी, उनका साइज इक्वल नहीं होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो आपस में सेम कभी नहीं हो सकते, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। पर एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो आपस में शेप में, साइज में, मासेस में या प्रॉपर्टीज में सेम होंगे। इस एलिमेंट के एटम सारे आपस में सेम होंगे, पर ये दोनों हाइड्रोजन और कैल्शियम के जो एटम्स हैं ये आपस में एक जैसे नहीं होंगे, आइडेंटिकली नहीं होंगे, इन्होंने ऐसा कहा। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज अ 1:2, 2:1, कि दो एलिमेंट को जब हमने कंबाइन किया, जैसे कि मान लो मैंने एक हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे ही वाटर बनता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, क्या है ये, कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है कि मैंने दो एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो कंपाउंड बन गया, इसमें 2 और मोर देन 2 एटम्स मिलते हैं आपस में। तो देखो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है 1:8 होता है। आप कहीं से भी वाटर ले आइए, आप सी वाटर ले आइए, ओशन का वाटर ले आइए या रेन वाटर ले आइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा 1:8 ही होगा। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर भी आपको मैंने समझाया था। तो ये लॉ यही बताता है हमें कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनका जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होता है, जो वाटर वो फॉर्म करेगा, उसमें जो रेशो होगा 1:8 ही होगा। अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 होगा, अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 16 होगा, क्योंकि वो डबल होता रहता है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने कहा द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब देखो जिसकी मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बना H2O, तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन का 1 है, तो वाटर के अंदर हर जगह हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही एटम होगा। तो उसने बोला कि जो रिजल्टिंग सब्सटेंस या एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, उसका जो रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा, किसका, एटम का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो हमेशा ये ऐसे ही फॉर्म होता है, ये ऐसा नहीं है। CO3 अगर आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO3 कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, ये इसकी तरह नहीं होगा बिल्कुल। क्लियर। जैसे कि मान लो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे O3 ले लिया, O3 क्या होती है, ओजोन लेयर होती है हमारी, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑक्सीजन को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। तो यही लॉ बता रहा है ये। एंड द लास्ट वन इज एन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम को हम कभी भी बना नहीं सकते, ना ही वो कभी डिस्ट्रॉयड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। क्लियर। तो ये पॉस्टुलेट्स आपको अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर यही पॉस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नया टॉपिक है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि देखो इससे पहले मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है ना, यही लॉ थे उसके अंदर, पर डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी दी तो इस लॉ का उन्होंने और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, देखो जो एक्चुअली में था
केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कहा गया उसके अंदर। पर डाल्टन ने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स होंगे नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम होगा वो ना ही बनेगा ना ही वो डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, और केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रूल था, उसके अंदर ये बोला गया था कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास ना तो बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना ही वो एलिमिनेट होता है या रिमूव होता है या फिर खत्म होता है। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड दिया था एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि इस लॉ के हिसाब से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कहा गया था कि हमेशा जो कंपाउंड होगा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, जैसे कि वाटर 1:8 में होता है ना, कि जो एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, इसके हिसाब से बताया गया था। पर डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने बोला कि जो एटम होंगे एलिमेंट के वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर? तो देखो अगर मैं दोनों कंपैरिजन करूं, केमिकल कॉम्बिनेशन में बोला था मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डाल्टन ने बोला था एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर कहा गया था सेकंड के हिसाब से कि कोई भी जो एलिमेंट होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, पर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा जो एटम्स होंगे एलिमेंट के वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डाल्टन है बेसिकली उन्होंने एटम पे फोकस किया है। तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि डाल्टन का जो थ्योरी थी उसमें कई कमियां भी थी, डाल्टन ने उसको आगे सुधारा। 11th क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, तो उसके अंदर सीखेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया। क्योंकि इस क्लास में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम जो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्दर स्टडी करी और डाल्टन्स के जो पॉस्टुलेट्स थे उसमें उन्होंने कुछ कमियां निकाली। तो क्या थी, देखो इसमें कहा गया एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। डाल्टन ने बोला था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। पर बाद में पता चला कि एटम को डिवाइड करना पॉसिबल है। एटम के न्यूक्लियस में दो चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या, एक तो होता है प्रोटॉन जिस पे प्लस का चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे मैंने देखो एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पे, कि बीच में देखो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और साइड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अच्छा आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी एटम का अगर आपको मास निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, यानी कि किसी भी एटम का जो मास है उसके सेंटर में लाया करता है। कहां पे लाया करता है? सेंटर में। अगर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पता है तो आप उसका मास निकाल सकते हो कि उसका कितना वेट होगा। क्लियर? तो देखो डाल्टन ने बोला था कि पार्टिकल को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं वो, पर बाद में पता चला कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, प्लस माइनस, नो साइन या नो चार्ज। सेकंड उन्होंने कहा जो ड्रॉबैक्स था देखा गया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव द डिफरेंट मासेस, कि सेम एलिमेंट का डिफरेंट मासेस था। पर इन्होंने क्या बोला था कि जो सेम एलिमेंट होगा उनका साइज सेम, सब कुछ सेम होगा, बिल्कुल साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। पर देखो यहां पे उल्टा हो गया कि सेम एलिमेंट है तो उनका मासेस सेम होना चाहिए था डाल्टन के हिसाब से, पर यहां पे अलग अलग आ रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो मान लो मैंने यहां पे क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, पर इसका मास एक का 35 और एक का 37 होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो गलत हो गया। यहाँ पे इसने जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उनका मास भी सेम होगा, पर यहाँ पे ये चीज रॉन्ग प्रूव हो गई। एक ही एलिमेंट है पर देखो मास डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। फिर नेक्स्ट क्या था, और देखो जो ऐसे होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास डिफरेंट होते हैं उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मासेस। उन्होंने कहा था डाल्टन ने कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। पर यहां पे पता चला कि जो कैल्शियम और पोटेशियम था, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं यहां पे, कि जो कैल्शियम
और पोटेशियम था, पोटेशियम दिस इज कैल्शियम, इनका जो वेट होता है वो 40 होता है, 40U, ठीक है। पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 और कैल्शियम का 19 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सब्सटेंस, दोनों एलिमेंट अलग अलग है पर सेम मास यहाँ पे शो कर रहे हैं, जबकि डाल्टन के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। देखो डिफरेंट एलिमेंट है पर मासेस सेम है, तो डाल्टन की चीज यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गई। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसने कहा था जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के एटम से बनते हैं, वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। पर देखिए अगर मैं तीन चीजों की बात करूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक डायमंड, ठीक है, एक मैंने ले लिया ग्रेफाइट और एक मैंने ले लिया चारकोल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीनों चीजें जो हैं वो कार्बन के एटम से मिलके बनती है, कार्बन के एटम से मिलके बनती है, तो इस हिसाब से तो ये सेम होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये तीनों सेम नहीं होती। आपको पता है कि डायमंड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सॉलिड फॉर्म होती है इसकी, बिल्कुल उसको कट करना काफी मुश्किल होता है। वाई इफ वी टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, जो पेंसिल की आगे निब पे लगा होता है ग्रेफाइट, वो पाउडर फॉर्म होता है, उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में, तीनों में डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे एक ही एटम यहाँ पे यूज हो रहा है कार्बन का, पर अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो ये भी इसकी कमी थी। डाल्टन ने बोला था कि सेम एटम है तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, बट देखो यहाँ पे कार्बन से मिलके ही बन रहा है पर अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। लास्ट देखिए, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी सिंपल। जब इन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंपल फॉर्म में कंबाइंड होते हैं, 1:2, 2:1, ठीक है, सिंपल फॉर्म होती है। पर अगर मैं बात करूं शुगर की, देखो शुगर का फॉर्मूला CHO, दिस इज 12, दिस इज 22, दिस इज 11, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसके रेशो की बात करूं तो 12:22:11, तो देखो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। डाल्टन के हिसाब से ये सिंपल फॉर्म में ज्वाइन होना चाहिए था, पर इसके हिसाब से जो हमारा इसकी लिमिटेशंस थी उसके हिसाब से देखा गया कि ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रही थी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इसके अंदर, हमने बात करी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में, पोस्टुलेट सीखा इसके अंदर, हमने सीखा कि डाल्टन ने जो केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसको कैसे और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। फिर हमने देखा कि डाल्टन की जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन प्रॉब्लम को दूर करा, उसके ड्रॉबैक्स को दूर करा, ड्रॉबैक्स को देखा गया यहाँ पे किस किस तरह की कमियां थी उसके अंदर। डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी को आगे प्रूव करा, उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।